Now today we will study some of the chemical properties of group 17. So chemical properties of group 17. So now we will study some of the chemical properties of group 17. ग्रुप 17 की हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टडी करेंगे. एंड द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच वी विल स्टडी इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक. अब नाउ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2Np5 और इस कन्फिग्रेशन के हिसाब से द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विच दे शो इज़ -1. ठीक है. तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, एक्चुअली दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं. एक तो ये शो करेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना, और दूसरे ये शो करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और पॉजिटिव में है +1, +3, +5 और +7. So they show two types of oxidation states, negative and positive. Negative में -1 और positive में +1, +3, +5 and +7. ठीक. अब हम ये -1 तो बहुत ऑब्वियस है, एक इलेक्ट्रॉन कम है इनके पास नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन से, तो वो इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करते हैं तो दे शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ वी विल सी हाउ दे शो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. So now we have an halogen X whose outer electronic configuration in ground state is NS2Np5. तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5. तो ये NS हो गया, ये NP हो गया और ये ND. ठीक. तो NS, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P में 5, तो 1 2 3 4 5. ये जो है ये ग्राउंड स्टेट है. ठीक है. दिस इज ग्राउंड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट में दे हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से दे कैन शो आइदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एलिमेंट. तो जो दूसरा वाला एलिमेंट जिसके साथ ये कंबाइन करेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से इस ग्राउंड स्टेट में वो या तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे या +1. इसके बाद हम चलते हैं एक्साइटेड स्टेट में. ठीक है. अब इन्होंने क्या किया कि इन्हें बॉन्ड बनानी थी, तो एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन तो अब मान लेते हैं एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन व्हाट दे डू कि यहाँ P में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके कहाँ भेज दिया, D में भेज दिया. ठीक है. तो पहले P में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ और D में पहुँच गया. नाउ इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट में इट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. उसके बाद ये सब एक्साइटेड स्टेट्स हैं. अब क्या होगा और क्या हो सकता है. सो नाउ व्हाट इट कैन डू, इट विल प्रमोट 1 more इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P to D. एक और इलेक्ट्रॉन P में से D में प्रमोट कर दिया. नाउ इट हैज़ 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी वो +5 होगी. अब एक और काम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो S का इलेक्ट्रॉन है इसको भी D में प्रमोट कर दिया. तो नाउ दे हैव 3 + 3 = 7. तो they have 7 unpaired electron. So oxidation state in this case will be +7 and all these are excited states, है ना, जब बॉन्ड बननी होती है तब. एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट. सो दे कैन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +1, +3, +5 एंड +4. अब अगर फ्लोरीन की बात करें तो जो फ्लोरीन है वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो करता, और वो +1, +3, +5, +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो नहीं करता है. तो एक एक करके हम रीज़न देख लेते हैं कि क्वेश्चन बना लेते हैं. अपना क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि वाई फ्लोरीन डज नॉट शो
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि फ्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता। तो फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि +1 शो करने के लिए सामने वाला एलिमेंट उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, पर फ्लोरीन तो खुद ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो इसीलिए वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो दिस इज़ बिकॉज फ्लोरीन इज़ द मोस्ट electronegative element. This is because fluorine is the most electronegative element और इसीलिए वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो नहीं करता है। अब इसके अलावा सेकेंड विल बी वाई फ्लोरीन डज नॉट शो हायर oxidation states, that is +3 +5 and +7। तो ये +3 +5 +7 क्यों नहीं शो करता है? तो +3 +5 +7 इसलिए शो नहीं करता क्योंकि +3 +5 +7 शो करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी ऑर्बिटल्स में प्रमोट करने पड़ेंगे, और फ्लोरीन पहला एलिमेंट है, उसमें सेकेंड शेल की फिलिंग होती है, तो उसके पास डी ऑर्बिटल्स है नहीं। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इसलिए वो शो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, और +1 या यूँ कहें कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वो इसलिए नहीं शो कर सकता क्योंकि वो खुद ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही शो करता है। So this was all about the oxidation state of group 17 elements. Now the next property is chemical reactivity. So their next property is chemical reactivity. अब ये जितने भी हेलोजेंस होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट करने के लिए, तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से दे आर वेरी रिएक्टिव। सो दे आर वेरी रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव हैं ये, वाई दे आर रिएक्टिव, इसका रीज़न देखो, वाई दे आर हाईली रिएक्टिव। द रीज़न फॉर दिस इज, पहला एक देखें तो दे हैव, एक तो हमारा वो है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है इनकी, तो वो अभी लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं एक रीज़न जो इनकी हाई रिएक्टिविटी का है वो है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही मतलब कम होती है, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं अपने मॉलिक्यूल में ये बहुत वीक होती है। सो दे हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सेकेंड रीज़न फॉर देयर हाई रिएक्टिविटी इज हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है ना। क्यों नेगेटिव होती है? बिकॉज दे आर जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ना, सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। So they are highly reactive because of two reasons, that is they have low bond dissociation enthalpy and they have very negative value of electron gain enthalpy, and the order जो है इनका reactivity का, the order of reactivity is F2 Cl2 Br2 and I2. So this is the order. ठीक है, फ्लोरीन is the most reactive and iodine is the least reactive halogen. Now the next property is oxidizing power. The next property is oxidizing power. They all are very strong oxidizing agent. They all are strong oxidizing agent. They all are very strong oxidizing agent, है ना। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इनका, ये अगर हम देखें तो इट डिक्रीजेस, दिस ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप
फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये जब हम डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं तो डिक्रीज़ करती है। इस हिसाब से जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्योंकि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए वो सारे हेलाइड आयंस को जो है हेलोजन में ऑक्सीडाइज कर देता है। सो सिंस फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर इट ऑक्सीडाइजेज all halide ions to halogen, and therefore it oxidizes all halide ions to halogens। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, इसीलिए वो सारे जितने भी हेलाइड आयंस हैं उनको हेलोजन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जनरल रिएक्शन अगर लिखें तो F2 + 2x माइनस गिव्स 2F माइनस + X2। अब यहाँ पे x माइनस कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे x माइनस Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस और I माइनस, मतलब इसको छोड़ के जितने भी हेलोजन हैं उन सबके हेलाइड आयन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, x जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद F माइनस में चेंज हो रहा है, सो इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। सो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर इट ऑक्सीडाइजेज ऑल हेलाइड आयंस। अब अगर क्लोरीन की बात करें तो Cl2 की जो रिएक्शन होगी, Cl2 कैन ऑक्सीडाइज Br माइनस एंड I माइनस, अपने से नीचे वाले को। ऊपर वाला फ्लोरीन है वो तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फ्लोराइड आयन को तो कर नहीं सकता है, तो क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन। तो Cl2 + 2x माइनस गिव्स 2Cl माइनस + X2। क्लोरीन के केस में x कौन कौन होगा, क्लोरीन के केस में x होगा Br माइनस और I माइनस। अब अगर ब्रोमीन को देखें ना, Br2 जो है इट कैन ऑक्सीडाइज I माइनस, ठीक है। तो डाउन दी ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, तो इस हिसाब से ऊपर वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो Br2 जो है वो अपने ऊपर वालों मतलब फ्लोराइड और क्लोराइड इनको नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता, पर वो अपने नीचे वाला जो उसका आयन है आयोडाइड उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो Br2 कैन ऑक्सीडाइज I माइनस। तो Br2 के लिए जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो Br2, अब यहाँ पे x लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही है, तो 2I माइनस इट गिव्स 2Br माइनस + I2, ठीक है। तो जो फ्लोरीन है इट कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों को, क्योंकि तीनों उससे नीचे हैं। क्लोरीन जो है इट कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड एंड आयोडाइड क्योंकि ये उसके नीचे हैं। ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज ओनली आयोडाइड क्योंकि वो उसके नीचे है, और आयोडाइड जो है वो किसी को भी इसमें से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। अब अगर हम इन जनरल एक रूल लिख लें तो इन जनरल अ हेलोजन ऑफ lower atomic number oxidizes halide ion of higher atomic number। So a halogen of lower atomic number oxidizes halide ion of higher atomic number। तो जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो कम है वो ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, या यूँ कहें कि जो ग्रुप में ऊपर बैठा हुआ है, जो ऊपर है वो नीचे वालों को ऑक्सीडाइज करता है। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो बाकी सारे उसके नीचे हैं तो वो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर जब हम क्लोरीन पे आएंगे तो क्लोरीन के नीचे ब्रोमाइड और आयोडाइड है तो उनको ऑक्सीडाइज करेगा। फ्लोरीन क्लोरीन के ऊपर है तो वो उसको नहीं कर सकता है ऑक्सीडाइज। फिर हम ब्रोमीन पे आते हैं तो ब्रोमीन के नीचे सिर्फ आयोडाइड है तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, अपने ऊपर वालों को नहीं कर सकता है, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन को नहीं कर सकता है। तो अगर एटॉमिक नंबर के टर्म्स में देखें तो हेलोजन ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर ऑक्सीडाइजेज हेलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर।
या यूँ देखें, इन जनरल जो ऊपर वाला हेलोजन है वो नीचे वाले हैलाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, पर नीचे वाला ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा आप देखते हैं, नेक्स्ट वी विल सी रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ इनका क्या रिएक्शन होता है भाई? तो वाटर के साथ अगर रिएक्शन देखें तो ये जो F2 है, फ्लोरीन, F2 बहुत, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो F2 ऑक्सीडाइजेज H2O2 O2। तो जब फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो फ्लोरीन क्या करता है, वो वाटर को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हमारी रिएक्शन अगर हम लिखें तो इट इज़ 2F2 प्लस 2H2O गिव्स 4H प्लस 4F माइनस प्लस O2, ठीक है। तो क्या हुआ है, फ्लोरीन ने वाटर को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर दिया है। ये कैसे हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है, मतलब क्या मतलब है इसका? ऑक्सीडेशन का एक मतलब हमारे लिए होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या कर रहा है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब अगर हम देखें तो जो वाटर होता है, जब वो ब्रेक करता है तो वो देता है H+ आयंस और OH- आयंस, ठीक है। उसके बाद जब ये OH- आयंस ब्रेक करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, एक H+, और यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है तो एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमें मिलेगा O2-, ठीक है। सो वाटर ब्रेक्स इनटू H+ एंड OH-। फिर जब OH- को फर्दर ब्रेक करेंगे तो इट विल गिव H+ एंड O2-, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ले लेगा, तो एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो O2- हो जाएगा। तो क्या जनरेट होता है, H+ जनरेट होते हैं। 1 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स 2H+, 1 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स 2H+। यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, 2, तो टोटल कितने H+ जनरेट होंगे, 4, ठीक। सो 1 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स 2H+, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विल गिव 4H+। नाउ दिस O2-, ये जो जनरेट हुआ है, इट विल अगेन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इट विल डू, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन एटम। तो एक वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन एटम बना, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन एटम बनेंगे, ठीक। एक वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन एटम बनता है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन एटम बनेंगे और 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये बन गया, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं इनको कौन एक्सेप्ट करेगा? अब एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। उन 4 इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, फ्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास 4 फ्लोराइड आयंस जो हैं वो बन जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ द रिएक्शन इज़ अकरिंग। सो फ्लोरीन इज़ ऑक्सीडाइजिंग वाटर टू ऑक्सीजन। फ्लोरीन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो वाटर को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है। सो फ्लोरीन तो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो तो वाटर को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है। पर जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो ऑक्सीजन में नहीं ऑक्सीडाइज करते उसको। क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड। तो जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन है दे फॉर्म हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड। तो इनकी रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं। तो Cl2 when it reacts with water it forms HCl and it forms HOCl, ठीक है। हाइड्रोहेलिक ये है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोहेलिक की जगह यहाँ पर क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरिक। सो हाइड्रोहेलिक कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। हाइपोहेलस, हाइपो यहाँ पे हेलस कौन है, क्लोरस, है ना, क्लोरीन है तो क्लोरस हो जाएगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
है ना, हेलिक की जगह क्लोरिक हो गया, और ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, यहाँ पे हेलस की जगह क्लोरस हो गया। तो ये क्लोरीन की रिएक्शन हो गई। सिमिलरली वी कैन राइट द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑल्सो, Br2 plus H2O, then it will form HBr प्लस HOBr एक्वस। ठीक है, HBr क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, और ये हो गया हाइपोब्रोमस एसिड। तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, और ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड। सो ये हो गई हमारी क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शंस। तो फ्लोरीन क्या करता है, वो तो वाटर को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करते हैं, ये हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये ऑक्सीजन में उसको ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। नेक्स्ट इज आयोडीन। नाउ लेट्स सी हाउ आयोडीन रिएक्ट्स विथ वाटर। नाउ वी विल सी द रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड वाटर। तो आयोडीन और वाटर के बीच की जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ एज वी नो दैट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और आयोडीन अपने ग्रुप में सबसे नीचे है, तो वो अपने ग्रुप का वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें तो ऑक्सीजन इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू आयोडीन। और इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो है O2 इट ऑक्सीडाइजेज I2 I माइनस। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है, O2 ऑक्सीडाइजेज I माइनस, एंड द रिएक्शन इज दिस इज द रिएक्शन। हमारे लिए ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हेयर I माइनस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और जब I माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयोडीन एटम बनाएगा, दो आयोडीन एटम कंबाइन करके I2 बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर O2 माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा। सो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज I माइनस। So this was the reactivity of halogens with water. Now next one is reactivity towards hydrogen. Reactivity towards hydrogen, that is formation of the reactivity towards hydrogen, that is formation of hydrogen halides. That is formation of hydrogen halides. Now यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन हेलाइड्स बन रहे हैं ग्रुप 17 में, द हाइड्रोजन हेलाइड्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन ग्रुप 17 आर HF, HCl, HBr and HI, that is hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide. So these are the hydrogen halides formed in the group. Now we will discuss some of the properties of these hydrogen halides. The first property which we will study, or which we are going to study, is okay, so let us do this. First of all we will study bond length. सबसे पहले बॉन्ड लेंथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ का क्या है, बॉन्ड लेंथ हमें पता है कि एटम्स छोटे होते हैं तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है ना। ये दो एटम्स ऐसे छोटे हैं तो इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। फिर जब साइज़ बढ़ेगा तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। फिर और साइज़ बढ़ेगा तो सेंटर के बीच में और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करती है बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन तो यहाँ पर कांस्टेंट है, जो दूसरा वाला हेलोजन है डाउन द ग्रुप उसकी साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो एज डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेज, द बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज।
जैसे जैसे हेलोजन एटम की साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी जो है वो बढ़ती जाती है. तो एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम increases down the group, increases down the group, bond length also increases. तो जैसे जैसे हेलोजन एटम की साइज़ बढ़ती है डाउन दी ग्रुप, बॉन्ड लेंथ भी जो है वो वैसे वैसे इंक्रीज करने लगता है. तो इस हिसाब से जो हमारा ऑर्डर होगा, दी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, और आई एम सेइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेट्स से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ जो होगी हमारी वो होगी HF, HCl, HBr and HI. So this is the increasing order of bond length. This is the increasing order of bond length. Now next is bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy. Now what is bond dissociation enthalpy? Bond dissociation enthalpy is the amount of energy required to break 1 mole of a particular type of bond. तो बॉन्ड, और अगर बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में कहें तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं. दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. Now we will see bond dissociation enthalpy. Now what bond dissociation enthalpy is, it is the amount of energy required to break 1 mole of a particular type of bond. या बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में कहें तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बॉन्ड एंथैल्पी होती है. अब हमें पता है कि ये जो छोटी बॉन्ड है ये स्ट्रांग होती है, इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, और जो बड़ी बॉन्ड होती है उसको ब्रेक करना आसान होता है. अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बॉन्ड बड़ी होती जा रही है. और अगर बॉन्ड बड़ी होती जाएगी तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो डिक्रीज़ करती जाएगी, और इसीलिए डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. सो डाउन द ग्रुप the value of bond dissociation enthalpy decreases. ठीक है, और क्यों डिक्रीज कर रही है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जा रही है. सो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ. सो दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ. ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है. तो डाउन दी ग्रुप हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ करती जा रही है. तो अगर हम ऑर्डर देखें तो HF की सबसे ज़्यादा होगी, फिर HBr की, फिर HCl की, और फिर HI की. सो एक्चुअली दिस इज़ द ऑर्डर, दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक्चुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. तो सबसे ज़्यादा किसकी है, HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी. उसके अलावा वी कैन ऑल्सो सी दी बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि बॉन्ड कितनी स्ट्रांग है. तो छोटी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, बड़ी बॉन्ड वीक है. तो नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड बड़ी होती जा रही है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है. नीचे वाली बॉन्ड्स वीक हैं और ऊपर वाली स्ट्रांग है. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें अगर, तो इट ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. अगेन वाई इट इज सो, ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. So this was bond strength. Now the next is, now we will see thermal stability. ठीक है, so now we will see
थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पर बॉन्ड कितनी आसानी से ब्रेक होगा या नहीं होगा। अब हमें पता है कि भाई डाउन दी ग्रुप क्या हो रही है, बॉन्ड वीक होती जा रही है क्योंकि वो उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। तो अगर डाउन दी ग्रुप बॉन्ड वीक होती जा रही है तो डाउन दी ग्रुप बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा और इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, ये हम बाकी ग्रुप्स में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है भाई, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो बॉन्ड की जो मतलब बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ने लगती है और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगती है तो बॉन्ड वीक हो जाती है और उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती है। तो नीचे वाली बॉन्ड्स जो हैं वो वीक हैं और वो कम एनर्जी पे ही जो है वो ब्रेक हो जाती हैं और इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। सो डाउन दी ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर ऑर्डर की बात करें तो जो ऑर्डर है वो क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर एंड दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, HF, और सबसे कम स्टेबल कौन है, HI। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कितनी आसानी से जो है वो H+ रिलीज कर दे रहा है ना, HX एक्वस इट गिव्स H+ एंड X-। ठीक है, तो H+ दे कितनी आसानी से H+ दे देगा। अगर अगेन वही बात है, नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड वीक होती जा रही है और अगर बॉन्ड वीक होती जाएगी तो बहुत आसानी से टूट जाएगी और अगर आसानी से टूट जाएगी तो टेंडेंसी टू गिव H+ आयंस विल इंक्रीज। सो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू गिव H+ आयंस इंक्रीजेज एंड देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ जो ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सो एसिडिक स्ट्रेंथ increases डाउन दी ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन दी ग्रुप बढ़ती है क्योंकि डाउन दी ग्रुप बॉन्ड वीक हो जाती है और इसीलिए H+ जो है वो आसानी से रिलीज हो जाता है। सो इट इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप। वाई, अगेन इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। So it is due to decrease in bond dissociation enthalpy. What will be the order? अब अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर जो है वो क्या होगी, HF HCl HBr HI। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इस हिसाब से हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HI, और सबसे वीक एसिड कौन है, HF। सो HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड HF इज़ द वीकेस्ट एसिड बिकॉज डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। Now the next property is boiling point. Now boiling point depends on the strength of intermolecular forces. अब हमें पता है कि डाउन दी ग्रुप क्या होता है, मॉलिक्यूल का साइज़ जो है ऐसे बढ़ता जाता है और मॉलिक्यूल का साइज़ जब इंक्रीज़ होगा देन दी स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस विल आल्सो इंक्रीज एंड देयरफॉर इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप. So it increases down the group. And why it increases? Because with increase in the molecular size, strength of van der
Waals forces increases. So boiling point increases down the group because boiling point depends upon the strength of intermolecular forces. और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ती है, एंड विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीजेज, एंड देयरफॉर इन जनरल द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. अब यहाँ पे अगर हम एक्चुअल ऑर्डर देखें तो ऑर्डर जो है बॉइलिंग पॉइंट का वो है HCl, HBr, HI, HF. ठीक है, तो दिस इज़ द एक्चुअल इंक्रीजिंग ऑर्डर. दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब यहाँ पे जो ऑर्डर है, वैसे बाकी सब लोग तो नॉर्मली ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, डाउन दी ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है, तो HCl से HBr में आते हैं इंक्रीज़ करता है, HBr से HI में आते हैं इंक्रीज़ करता है. एक्सेप्शन कहाँ है? एक्सेप्शन है HF. HF जो है वो सबसे पहला मेंबर है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, बट HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, तो दिस इज़ द एक्सेप्शन. सो HF हैज़ exceptionally high boiling point. ठीक है, it has exceptionally high boiling point. Now what is the reason for the exceptionally high boiling point? अब यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि when hydrogen is bonded to electronegative element तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वो 3 electronegative elements कौन से हैं? फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. So when hydrogen is bonded to fluorine, nitrogen and oxygen, then hydrogen bonding occurs. और यहाँ पे hydrogen is bonded to fluorine, तो इसीलिए HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. HF जो है इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF हैज़ एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट. तो जो HF है, सो वाई इट हैज़ एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट? इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ intermolecular hydrogen bonding. So it is due to the presence of intermolecular hydrogen bonding in HF. तो HF जो है वो intermolecular hydrogen bonding बनाता है, जिसकी वजह से जो है उसका जो boiling point है वो exceptionally high होता है. It has exceptionally high boiling point, and therefore it has exceptionally high boiling point. So that was the reactivity towards hydrogen, that is formation and properties of hydrogen halides.